हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से द ब्रेनी पाठशाला पे मेरे यानी शुभम शर्मा के साथ। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में या तो टीवी में या न्यूज़पेपर में ये चीज़ें देखते रहते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन कम हो रहा है। कम का तो नहीं देखते, खैर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके बाद में बहुत सारे नेता होते हैं जो बयान देते होते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये महंगाई को कंट्रोल करने में या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में असफल रही है। उसके बाद में दोबारा से उन नेताओं का बयान आता है सामने वालों का कि आपके गवर्नमेंट के टाइम पे इन्फ्लेशन की क्या हालत है, आप जरा वो तो देखिए। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है इन्फ्लेशन को डिफाइन करने के लिए, क्या कारण होते हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के, और कब कब इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा रहा, कब कब कम रहा। तो ये सारे सवाल आपके मन में ऑब्वियसली आते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के आंसर आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं। सारी चीजें एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 या 3 पार्ट्स में ये वीडियो जाएंगे। उसके बाद आप इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से जानने में सफल होंगे। सो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन और क्या इन्फ्लेशन अच्छी होती है, बुरी होती है, इन सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन क्या है। बेसिकली आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में कि टमाटर के भाव बढ़ गए अचानक से। इसके बाद में देखते हैं कि कुछ और चीज है, आलू के भाव अचानक बढ़ गए। तो क्या वो इन्फ्लेशन है? एकदम से केवल आलू के भाव बढ़ जाना, इज दैट इन्फ्लेशन है क्या? आप सोचिए। चलिए, जो भी आपका आंसर है, कुछ हाँ कुछ ना। तो इन्फ्लेशन बेसिकली टमाटर के भाव बढ़ जाने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, या आलू का अकेले का भाव बढ़ गया, या चीनी का भाव बढ़ गया, दैट इज नॉट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब पूरी इकोनॉमी में, जब हम पूरी एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं इकोनॉमी के, तो उस इकोनॉमी में एक आइटम ग्रुप्स, पूरा का ग्रुप ऑफ आइटम है, उसका जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इज इन्फ्लेशन। मतलब ओवरऑल पूरी कमोडिटीज का बास्केट है, उस बास्केट के जनरल जो प्राइस लेवल है वो पहले यहां था, यहां से बढ़ के यहां चला गया और एक सस्टेन्ड रहता है, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है, दैट इज इन्फ्लेशन। तो आप समझे इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली जब पूरी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल हर चीज का बढ़ जाता है, एवरेज प्राइस या नॉर्मल प्राइस, तो वो क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेशन होता है। तो आप जो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि टमाटर के भाव बढ़ गए, महंगाई उससे नहीं बढ़ती है पूरी तरीके से। महंगाई कब बढ़ती है? जब पूरी की पूरी कमोडिटीज के, पूरी की पूरी चीजों के एवरेज प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, तो वो इन्फ्लेशन होता है। अब आपके मन में जो दूसरा सवाल था वो था कि क्या इन्फ्लेशन अच्छा होता है और कितने रेट तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है, या फिर हमेशा इन्फ्लेशन बेकार होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा इन्फ्लेशन बेकार नहीं होता है। इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए इन्फ्लेशन उसमें होना चाहिए। कितना % होना चाहिए ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है मॉडरेट इन्फ्लेशन। देखिए, मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होता है? जब एक नॉर्मल रेट से 2% से 0 to 2% जब इन्फ्लेशन एक ईयर में बढ़ता है, दैट इज मॉडरेट इन्फ्लेशन। और किसी भी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? अरे सर आप तो उल्टी बात कर रहे हो ना, इन्फ्लेशन तो बेकार होता है, हमने तो यही सुना है। लेकिन कैसे अच्छा होता है? देखिए, आप मान लो किसी चीज को परचेज करना चाहते हो, तो अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन नहीं होगा, आपको ये पता है, अगर आपके कंट्री की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आपकी कंट्री में या उस इकोनॉमी में प्राइसेस डिक्रीज होंगे, तो आपको क्या लगेगा? आज मान लो मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैं क्या सोचूंगा? 2 महीने बाद खरीदूंगा, हो सकता है सस्ती हो जाए। लेकिन आपको जब ये पता होगा ना कि इन्फ्लेशन आएगा और कुछ ना कुछ प्राइस इसका बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली खरीदारी जारी रखेंगे चीजों की। तो वो कटिंग नहीं होती है, मतलब परचेजिंग जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर आपको ये पता होगा कि आगे इसकी वैल्यू गिरने वाली है, तो आप क्या करेंगे? अचानक से परचेजिंग को रोक देंगे, और परचेजिंग रुकेगी तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज में माल या आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने कम हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स अगर बनने कम होंगे तो इंडस्ट्रीज को कम लेबर्स की अब जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा? जितने लेबर काम कर रहे थे उनको टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, और ओवरऑल इकोनॉमी को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक मॉडरेट इन्फ्लेशन जो रहता है दैट इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी, और कितना 2 to 3% तक भी कंसिडर हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा होता है दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखिए, जब इन्फ्लेशन रेट 3 to 10% रहता है, दैट इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सो बहुत सारी इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आया, भी 1970 के टाइम पे यूएस में भी आया था। तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली अच्छा नहीं होता है, और तब फिर जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, इंडिया के केस में कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? आप कुछ ना कुछ
इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तीसरा जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज हाई इन्फ्लेशन, जब 10% से भी ऊपर चला जाता है मामला और अब मामला अपने बस का नहीं रहता तो क्या होगा। अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है बेसिकली, देखो मान लो एक समोसा है मेरे पास नहीं है, मतलब बेचने वाले के पास है। क्या होता है, समोसे की प्राइस आज आप 5-10 रुपए अलग अलग जगह पे करते हैं। अगर मान लो मुझे समोसे के लिए 1000 रुपए पे करना पड़े, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा, बोरे भर के बैग लेके जाऊंगा ना, पैसे के बैग भर के लेके जाऊंगा अगर मुझे 100 समोसे खरीदने हैं तो क्या होता है बेसिकली, उससे हमारा परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। जितनी मनी हमारे पास है, मनी का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन के साथ साथ, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का सबसे वर्स्ट एग्जांपल क्या देखने को मिलता है, मनी का वैल्यू अब क्या होने लग जाता है, डिक्रीज। मेरे पास 100 का नोट है, पहले मैं कुछ भी खरीद लेता था, जो एक चीज थी, कमोडिटी थी, उसकी प्राइस 100 रुपए थी, आज उसकी प्राइस 1000 रुपए है, तो 100 के नोट की वैल्यू बिल्कुल नील हो गई उसके कंपैरिजन में। तो वो मनी की वैल्यू को भी डिक्रीज करता है इन्फ्लेशन। तो 3 टाइप के इन्फ्लेशन हमने देखे और हमने ये भी देखा कि मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में अगर सप्लाई को डिमांड को बराबर रखना है ना, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सो 3 to 10% का इन्फ्लेशन है, दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और वो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बेकार रहता है। इसीलिए जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई है, वो उसके लिए मेजर्स लेगा, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा, चाहे वो रेपो रेट कम करे, चाहे मनी सप्लाई कम करे। उसके बाद तीसरा इन्फ्लेशन देगा, वो हाई इन्फ्लेशन है, जब हमारे मामला बस का नहीं रहता, 10% से ऊपर चला जाता है इन्फ्लेशन, 3 डिजिट्स में भी चला जाता है, कई बार तो 100% से भी इंक्रीज हो जाता है। 100 का चीज है वो 200 रुपए का हो गया एक ही साल में, तो वो होता है हमारा हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हमारे मन में यह सवाल है कि कब कब इंडिया में इन्फ्लेशन कम या ज्यादा हुआ, मतलब इन्फ्लेशन रेट है वो हाईएस्ट कब रहा और रिसेंटली कितना इन्फ्लेशन रेट हम लोग फेस कर रहे हैं। सो जब हम रिसेंट डेटा की बात करते हैं 2019 के, सो इन द ईयर ऑफ 2019 द इन्फ्लेशन रेट वो 7.66%, 7.66% इन्फ्लेशन था हमारा 2019 में। जब हम 2018 की बात करते हैं सो इट वाज 4.86%, मतलब 2018 से 19 तक इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, अरे ऑलमोस्ट कितना बढ़ गया, इसमें से निकाल दो ये 2.80% का इंक्रीमेंट हमें एनुअली देखने को मिला 2018 to 19। सो देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2.80% इन द इन्फ्लेशन रेट 2018 से 19 के बीच में। जब 2018 की बात करते हैं तो इट वाज 4.86%। 2017 के इन्फ्लेशन की बात करते हैं सो और भी कम था 2.49%। तो फिर से क्या हो गया, मतलब 17 to 19 कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 2% से ये बढ़ रहा है 2.49, ठीक है। अब 2016 की बात करते हैं तब वो और भी ज्यादा था, 2016 का 4.96, मतलब इक्विवेलेंट टू 2018 था ऑलमोस्ट। सो इन्फ्लेशन रेट क्या है कंसिस्टेंटली, यहां देखो 2015 में ये और ज्यादा था, 5.87% इन्फ्लेशन था। मुद्रास्फीति की जो दर थी वो क्या थी, 5.87% थी। तो ये हमारे रिसेंट डेटा की बात कर ली हमने। जब हम 1960 की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 1.7% था, 1.7%। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आया 1974 के टाइम पे, 1974 में जो इन्फ्लेशन था वो सबसे ज्यादा था, और वो कितना परसेंट था, 28.40%। तो लगभग 28% महंगाई दर, मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई थी, ठीक है। 1974 के टाइम में इमरजेंसी का टाइम था, वर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो 28.40% था, उससे जस्ट पीछे 1973 में इट वाज ऑलमोस्ट 16.5%। सो 1973 से ही बढ़ना चालू हो गया था, हम लोग हाई इन्फ्लेशन पे चले गए थे। 1974 तक आते आते कितना हो गया, 28.40%, और ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था हमारे इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में 1974 का। तो ये हमने बात करी कि इंडिया में इन्फ्लेशन कब कब ज्यादा बढ़ा। अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन की। देखिए किसी भी इकोनॉमी में कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, उसका कोई एक कारण तो होता नहीं है, और कोई भी ग्लोबली एक्सेप्टेड रीजन नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग वेरियस रीजन होते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पॉपुलेशन भी बड़ा रीजन बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कुछ वर्स्ट होता है तो पॉपुलेशन को हम लोग बीच में पकड़ के लेके आते हैं। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के बढ़ने के, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए दो तरीके से हम रीजंस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला डिमांड की वजह से और दूसरा सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हम लोग बोलते हैं, या फिर सप्लाई की तरफ से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है, सप्लाई साइड की तरफ से। देखिए डिमांड क्या होती है, डिमांड हमने पहले एक बार डिस्कस किया है कि विलिंगनेस टू बाई समथिंग।
हमारे पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए और उसके लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए, दैट इज डिमांड। मतलब मुझे अगर कार खरीदनी है, मेरे मन में सपने हैं, तो क्या मैं डिमांड कर रहा हूं कार की? नहीं कर रहा। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है और मुझे कार खरीदनी है, देन दैट इज द डिमांड। वो क्या होगी? मेरी डिमांड होगी। अरे फालतू सपने बुनने से डिमांड थोड़ा ना बढ़ जाती है। डिमांड कब बढ़ती है? जब किसी के पास पैसा भी हो और उसकी इच्छा भी हो, तो वो डिमांड कहलाती है। उसे मांग कहते हैं हम लोग किसी वस्तु की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कोजेज में सबसे पहला हमने पढ़ा, देखा कि डिमांड कोजेज इन्फ्लेशन होती है, मतलब डिमांड साइड जब बढ़ती है तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। सबसे पहला उसमें है एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का जब बढ़ जाता है। मेरे पास अगर मान लो पैसा आ गया या मुझे खर्च करना है तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमने पढ़ा है प्राइस और डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे ही डिमांड बढ़ता है प्राइस, अरे डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाता है, अगर डिमांड कम होता है तो प्राइस घट जाता है। तो देखो डिमांड जब बढ़ती है, इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मतलब मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया, तो अब वस्तुओं की डिमांड या प्राइस जो कमोडिटीज है उनकी डिमांड में ज्यादा करने लगूंगा। अब प्रोड्यूसर को मौका मिलेगा कि अब प्राइस इंक्रीज कर दो, क्योंकि डिमांड में ये चीज है, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। दूसरा कोज जब आता है दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करके कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, तो वो वीडियो आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है। जैसे ही मनी बढ़ता है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, अब क्या होगा? मनी बढ़ गया तो हर एक इंसान के पास पैसा ज्यादा होगा, परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम। देखिए जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड हमेशा बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइस भी, अरे बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रहा है किसी चीज का, तो अब जो प्रोड्यूसर है उसको मौका मिलेगा और वो प्राइस को क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा। या फिर डिमांड बढ़ेगा तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा तो क्या होगा? मुझे और रामलाल दोनों को वो चीज खरीदनी है, तो हम कॉम्पीट करेंगे, मैं 500 दे दूंगा, वो 700 दे देगा। तो डिमांड जैसे ही बढ़ता है प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ना ही क्या है? इन्फ्लेशन है, ठीक है। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, देखिए ये वर्ड है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है, देखिए पूरी इनकम मेरे पास है, मान लो मैं जितना रुपए कमा रहा हूं, एक्स रुपीज कमा रहा हूं, उसमें से मुझे कुछ पैसा टैक्स के रूप में भी देना पड़ेगा। तो टैक्स और इन सारी चीजों को जब हटा देते हैं, और जो इनकम मेरे पास लास्ट में बचती है, एक्स में से मान लो मैंने वाई टैक्स दे दिया, अब मेरे पास इतनी इनकम बची, जिस इनकम को मैं खर्च कर सकता हूं, दैट इज माई डिस्पोजेबल इनकम। तो खर्च योग्य इनकम जो होती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ेगी? मान लो मेरा इनकम है एक्स है, वो फिक्स है, आज के 1 साल बाद भी फिक्स है, लेकिन गवर्नमेंट अपने टैक्सेस रिड्यूस कर देती है, तो क्या होगा? मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? अब बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में मैं पैसा कम दे रहा हूं। सो दैट इज व्हाई माय डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज, एंड वो क्या करेगा? अब डिमांड को इंक्रीज करेगा। सो इट विल लीड टू क्रिएट सम मोर डिमांड इन द मार्केट, और उस मार्केट में डिमांड के साथ ही प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए आरबीआई, हम इंडिया के केस की बात करें तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर लिबरल बना दी आरबीआई ने, मतलब मनी सप्लाई अगर बढ़ गया तो क्या होगा? इन्फ्लेशन को वो बढ़ाएगा। तो वो भी एक कोज होता है डिमांड साइड का कोज। ये सारे कोजेस क्या है? डिमांड से रिलेटेड कोज है। कैसे डिमांड बढ़ सकती है? कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो बढ़ जाएगी। देखिए कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर किस वजह से बढ़ता है? एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है ना। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली मान लो दिवाली है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इनकम के साथ तो बढ़ता ही है, डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से बढ़ता है। कैसे? मान लो दिवाली आई, किसी ने अपने घर पे बढ़िया लाइटिंग कर ली, मेरे पड़ोसी ने, अब मेरा मन क्या करेगा कि मैं इससे अच्छी लाइटिंग करूं। सो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मुझे दिखाना है कि मेरे पड़ोसी से मेरा घर ज्यादा चमक रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास पैसे नहीं भी है या कहीं से भी मैं एडजस्ट करके आई विल परचेज सम इफेक्टिव लाइट्स, उससे ज्यादा इफेक्टिव लाइट्स मैं परचेज करूंगा, मेरा घर ज्यादा चमकाऊंगा। क्यों? मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, मुझे पूरे मोहल्ले को यह दिखाना है कि मेरा घर सबसे ज्यादा चमक रहा है। तो उस वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे चमकेगा ना घर, ज्यादा पैसा खर्च करूंगा तो अपने आप चमकेगा। और वो क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि अब लाइट्स वालों को या प्रोड्यूसर को पता है कि डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से भी अब ये इंक्रीज होने वाली है डिमांड की बात कर रहे हैं ना हम सारी, तो डिमांड
डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से भी इंक्रीज होती है। मेरे पड़ोसी ने अगर मान लो बुलेट बाइक ले ली रॉयल इनफील्ड, मैं क्या करूंगा, उसको दिखाने के लिए उससे महंगी बाइक लेके आऊंगा। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। फैमिली की ले लो, पड़ोसियों की ले लो, या फिर ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की ले लो, तो डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से भी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंडिया के केस में है, पॉपुलेशन। हमने पढ़ा था कि सभी गलत चीजों में पॉपुलेशन को हम पकड़ के खींच के लेके आते हैं। तो देखिए, पहले मान लो 100 आदमी थे, उनको कुछ चीज चाहिए थी, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, या फिर जो प्रोडक्शन था वो भी इतने पेस रैपिड पाथ पे नहीं था। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो भी क्या है, कमजोर है मान लो, या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो अपने आप डिमांड बढ़ेगा ना। अरे नमक है, एक तो 100 आदमी नमक खाएंगे, एक 5000 आदमी नमक खाएंगे, तो अपने आप डिमांड बढ़ेगा। तो उस वजह से भी प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे डिमांड साइड के कोजेस थे। सो दीज आर द कोजेस ऑफ डिमांड साइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट सप्लाई साइड कोजेस। देखिए, एक ही तरीके से नहीं बढ़ता इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ा तभी नहीं बढ़ा। मेरे पास कोई चूरण है मान लो, और वो मोनोपोली वाला चूरण है, मतलब मैं ही उसको बनाता हूं, तो भी क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। मेरे पास मोनोपोली है तो भी डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। तो ये सारे डिमांड साइड कोजेस हमने देखे। नाउ विल टॉक अबाउट सप्लाई साइड कोजेस। देखिए, सप्लाई साइड कोजेस में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप देखते हैं। मान लो आपको प्याज की कचौरी खानी है, ठीक है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अपने आप प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ गई ना। कोई इंसान अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, कचौरी बनाने वाला कचौरी बना रहा है, तो क्या होगा, कचौरी बनाने वाला, अगर प्याज का प्राइस बढ़ गया और आपको प्याज की कचौरी खानी है, तो प्रोड्यूसर जो प्याज की कचौरी प्रोड्यूस कर रहा है उसके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। अब वो क्या करेगा, उस प्राइस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है। तो सप्लाई साइड से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है जब कॉस्ट उस पर्टिकुलर कमोडिटी की या ग्रुप ऑफ कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद में शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ा, अचानक से डिमांड बढ़ गया। अब सप्लाई साइड में क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। मतलब अचानक आपकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन आपके पास लैंड इतना नहीं है, लेबर इतना नहीं है, कैपिटल इतना नहीं है कि आप इतना प्रोड्यूस कर सको। तो वो क्या करेगा, हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, क्योंकि कम सप्लाई होगा, डिमांड ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो उसको तो फायदा कमाना है ना, वो अपनी प्राइस क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दूसरी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज। देखिए, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होती है, वो क्या होती है, बेसिकली प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने आप से आर्टिफिशियल स्कैरसिटी प्रोड्यूस कर देता है। या फिर मान लो आपने देखा कोरोना वायरस आउटब्रेक के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टॉक कर लिया किसी कमोडिटी को, और उस कमोडिटी को स्टॉक करने से क्या हुआ, उसने वो चीजें बेचनी बंद कर दी। अब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हो गई। आपके पास प्रोडक्शन तो है, आप इतना आपके पास स्टॉक भी है कि आप लोग उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सको, लेकिन आपने आर्टिफिशियली उसकी स्कैरसिटी क्रिएट कर दी, तो क्या हो गया, उसकी डिमांड अपने आप बढ़ गई कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, क्योंकि लोगों में एक डर पैदा हो गया ना कि ये चीजें तो प्रोड्यूस होना ही बंद हो गई। तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी से क्या होता है, आप प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जबरदस्ती आप चीजों को, सप्लाई को कम कर देते हैं, और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी से आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे। अब डिमांड फुलफिल करने के लिए लोग उसको बड़े दामों में भी खरीदेंगे। ऐसा आपने प्रैक्टिकली बिल्कुल देखा है कोरोना वायरस आउटब्रेक के टाइम पे, आई एम डेफिनेटली श्योर, है ना। अब आती है नेचुरल कैलेमिटीज। इनके ऊपर किसी का बस नहीं होता। मान लो फ्लड आ गया या ड्रोट आ गया, सूखा हो गया या बाढ़ आ गई, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल जो हम बना रहे थे, जैसे शुगर बनाने के लिए हमें शुगर केन चाहिए, इसके अलावा कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स के लिए वी नीड कॉटन। सो अब अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती है, एंड देन क्या होता है, हमारे रॉ मटेरियल जो होते हैं वो प्रोड्यूस एनफ अमाउंट में नहीं होते। सो क्या होगा, अब रॉ मटेरियल कम प्रोड्यूस हुए, कम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुए तो सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम तो प्राइसेस ज्यादा, क्योंकि पूरे मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारे पास जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आपको रखनी जरूरी है। जैसे सप्लाई कम होती है, अपने आप प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी हमने बात कर ली, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो अपने आप बढ़ जाता है। एंड द लास्ट फैक्टर दैट इज इंटरनेशनल फैक्टर्स। देखिए, इंटरनेशनल फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है। मान लो इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज हमने बढ़ा दी, या दो कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, तकरार होगी, जैसे चाइना और इंडिया की तकरार अभी चल रही है। अगर मान लो कुछ इंपोर्ट बैरियर्स लग जाते हैं या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी जाती है चाइना पे, तो क्या होगा, अब वो जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, प्राइस उसकी हाइक हो जाएगी। अगर मान लो चाइना अपनी तरफ से सप्लाई कम कर देता है, तो क्या होगा, यहां पे सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, डिमांड ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या अच्छा होता है, मॉडरेट इन्फ्लेशन अच्छा होता है। इसके ऊपर से जब इन्फ्लेशन आता है दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी।
देन आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट इन्फ्लेशन इन इंडिया, कि कब इन्फ्लेशन इंडिया में ज्यादा था, कब सबसे ज्यादा था, ठीक है, और आज का रेट 2019 का हमने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। द फर्स्ट कॉज वाज डिमांड साइड कॉज एंड द सेकंड कॉज वाज सप्लाई साइड कॉज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या क्या इंडिसेज हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, और उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।